ये जो विषय है, समकालीन हिंदी कविता में समाजोन्मुखता और कला, इसमें सबसे पहले जो एक परेशानी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और हम जानना चाहते हैं कि ये जो लिखा है शब्द समकालीन, ये क्या है। ये समकालीन माने आज का 2018-19 आने वाला है, ये समकालीन है। यह समकालीन का कोई कुछ पीछे तक ले जा सकते हैं, इसको कितना पीछे ले जा सकते हैं इस समय को। कोई एक कट पॉइंट, एक भेदक रेखा होगी समय की जिसके पीछे समकालीन नहीं था और जिसके आगे इधर की तरफ, हमारी तरफ समकालीन होगा। ये संज्ञा, ये नाम समकालीन पिछले 25 सालों से ज्यादा से हिंदी में बहुत लोकप्रिय नाम है और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए जिनके पास हमारे लिए कोई बेहतर नाम नहीं है, हम उसे कंटेम्परेरी या समकालीन कह देते हैं नाम के अभाव में, क्योंकि हम कोई दूसरा बेहतर नाम अभी तक खोज नहीं पाए हैं इसके लिए। क्योंकि 25 साल से ये एक लोकप्रिय शब्द है और इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी व्याख्या, इसका इंटरप्रिटेशन भी लगातार होता रहा है। लोग इसके बारे में बात करते रहे हैं कि समकालीन माने क्या और समकालीन की सीमा को कहां तक ले जाया जा सकता है। तो उन सब के बीच में रहते हुए मैं भी इसके बारे में सोचता रहा हूं कि समकालीन माने क्या, कहां से लें समकालीन की सीमा, वो कौन सी जगह है जहां से ये हमारा समय शुरू होता है। तो मैं उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा, इसके पहले कि मैं हिंदी कविता के बारे में आऊं और फिर उसके समाजोन्मुखता यानी सोशल ओरिएंटेशन और कला के बारे में बात करूं। आपको याद करना होगा समकालीन को समझने के लिए 1975, 1975, 1947 में, 1947 में जो आजादी हमें मिली, 1950 में हमने जो संविधान अपनाया और हम एक गणतंत्र के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में स्थापित हुए, तब हमारे मन में बहुत उम्मीद थी, हमारे यानी हमारे पिता की और उससे पहले मेरे बाबा की, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर की जनरेशन को, कि आजादी से हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदलेगा। तो आजादी यानी स्वतंत्रता एक बहुत उम्मीद पैदा करने वाली चीज थी, बहुत आशा थी लोगों को। लेकिन 10 साल बीतते बीतते पहला रिस्पॉन्स आजादी को केरल ने किया। वो आजादी का जो सपना था उसको रिस्पॉन्स किया केरल ने, जब 1957 में, 1957 में EMS नंबूदिरीपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री हुए और केरल ने वो तमाम लोग, शक्तियां जो आजादी लाए थे, जो ये दावा करते थे कि वो आजादी लाए हैं और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, उन्होंने 1947 से 1957 के बीच में जो किया था उसको एक रिस्पॉन्स किया केरल ने कि नहीं, हम आपकी धारणा से, आपके किए गए काम से हम सहमत नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। और 57 के बाद, 57 के बाद तो एक सिलसिला शुरू हुआ। 1967 आते आते, 1967 आते आते आधे से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की, यानी उस शक्ति की जो आजादी लाने के लिए अपने को जिम्मेदार समझता था और जो ये जिम्मेदारी मानता था कि आजादी के बाद हम एक खुशहाल, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, आधे से ज्यादा राज्यों में जनता ने केरल की ही तरह कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आजादी से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक मोहभंग, एक विरोध शुरू हो गया था। तो 1967 में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक तो नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू होता है बंगाल में, जहां
कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के भीतर जो काम हो रहा था, उसको एक खास तरह के सोच विचार रखने वाले लोगों ने नकार दिया। उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों और किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा परिवर्तन किया, जिसे वो उन्होंने क्रांति कहा, और नक्सलबाड़ी क्रांति की, नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई 1967 में। ये आजादी से मोह भंग का सबसे ताकतवर जवाब था। खुश नहीं थे लोग, किसान खुश नहीं, मजदूर खुश नहीं, युवा खुश नहीं, पढ़े लिखे लोग खुश नहीं, गरीब खुश नहीं, कोई खुश नहीं। और इस नाखुशी की दूसरी अभिव्यक्ति 67 में ही होती है, जब 9 राज्यों में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा। दो चीजें एक साथ होती हैं। एक रास्ता संविधान का है, यानी जब आप मत से, बैलेट से आप सरकार बदल देते हैं, और एक रास्ता संविधान से बाहर का है, नक्सलबाड़ी का। नक्सलबाड़ी के लोग संसद को नहीं मानते थे, वो डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोकतंत्र को अमीरों की, ताकतवर लोगों के हाथ की चीज समझते थे। वो ये मानते थे कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी अमीरों की, ताकतवर, शक्तिवान लोगों की ड्योढ़ियों पर, हवेलियों पर सर झुकाए खड़ी रहती है और उनके ही इशारे पे चलती है। तो एक रास्ता संवैधानिक और एक रास्ता संविधान से बाहर का, एक रास्ता संसद का और एक रास्ता संसद से बाहर का। दोनों ही रास्तों से जनता ने अपनी नाखुशी, अपना गुस्सा, अपना क्रोध व्यक्त किया। और तब जनता के मन में एक और उम्मीद पैदा हुई। 47 में एक उम्मीद पैदा हुई थी, वो उम्मीद टूट गई 20 सालों में, और 67 में एक दूसरी उम्मीद पैदा हुई, नक्सलबाड़ी से, गैर कांग्रेसी पार्टियों से और डेमोक्रेसी से। लेकिन 67 से 77 आते आते तक बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिससे मैं कहूंगा कि वो दूसरी उम्मीद भी टूट जाती है। यानी नक्सलबाड़ी से जो उम्मीद पैदा हुई थी वो भी टूट जाती है। कोई पीपल्स रेवोल्यूशन, कोई जन क्रांति बदलाव ला सकती है हिंदुस्तानी समाज और व्यवस्था में, ये जो उम्मीद 67 में पैदा हुई थी, ये 77, 78, 79, 80 आते आते तक ये भी टूटने लगती है। और जो संविधान का रास्ता था, जो संसद का रास्ता था, चुनाव का रास्ता था, उसमें भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी। 74, 75 में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन कहा जाता है भारत के इतिहास में। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर के असंतुष्ट और नाराज युवा, यंग्री यंग मैन, इकट्ठे होकर एक मूवमेंट चला रहे थे। 75 में, 1975 में यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन होता है, और 1975 में ही आपातकाल, इमरजेंसी लागू होती है। और ये दोनों रास्ते संविधान के भीतर खोजे गए हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी संविधान के, संसद को मानने वाले लोग चला रहे थे, और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, वो भी संविधान में दी गई शक्तियों के तहत ही इमरजेंसी लगा रहा था। ये दोनों काम संविधान के रास्ते से हो रहे थे। और आपने देखा, आपको याद हो कि 75 से 77 तक, 75 से 77 तक आपातकाल रहता है देश में, और 77 में चुनाव होते हैं। और पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। यानी वो जो दूसरी उम्मीद थी, संसद के रास्ते वाली दूसरी उम्मीद, वो उसे शीर्ष जगह पहुंचाया कि जो भी तुम बदलना चाहते हो हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था में, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, कांग्रेस से जो अक्षम साबित हो चुकी है, इससे बेहतर कुछ करके दिखा सकते हो तो दिखाओ। ये जो दूसरी उम्मीद जिसे मैंने कहा, ये दूसरी उम्मीद 77 में संविधान के रास्ते सत्ता के शीर्ष केंद्र पर पहुंचती है। लेकिन 2.5 साल के भीतर दो प्रधानमंत्री, आपस में बहुत सारी लड़ाइयां, अंतर्विरोध, और अंततः 1980 में
वो जो दूसरी उम्मीद लेकर आई थी सरकार, जनता पार्टी सरकार, उसका पतन हो जाता है। और 1980 में वही जनता जिसने केंद्र में जनता पार्टी को बिठाया था, जयप्रकाश नारायण के चेलों को, शिष्यों को, फॉलोअर्स को बिठाया था, वो जनता वापस कांग्रेस की तरफ चली जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं। मैं कहूंगा कि ये जो दूसरी उम्मीद का टूटना है, दूसरी उम्मीद का समाप्त हो जाना है कि नहीं, ये जो दूसरा है ये भी कुछ नहीं कर सकता, ये कोई बेहतर, खुशहाल, आजाद हिंदुस्तान नहीं बना सकता। इस दूसरी उम्मीद के टूटने से जो समय शुरू होता है, इससे भी उम्मीद नहीं, आजादी से भी उम्मीद नहीं, और आजादी लाने वाले लोगों के खिलाफ जो लोग खड़े थे, दूसरी ताकतें, विकल्प देने वाली ताकतें, उनसे भी उम्मीद नहीं। यानी 1980 वो जगह है जहां ये दूसरी बड़ी ताकतवर उम्मीद जो पैदा हुई थी 67 में, 67 में, वो भी टूट जाती है। एक तरफ नक्सलबाड़ी आंदोलन बहुत सारे अंतर विरोधों का शिकार हो जाता है। आप इतिहास में जाएंगे तो वो सब कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी कि कैसे नक्सलबाड़ी 67 में क्या सोचकर उठा था, कैसे वो 5-6 साल के भीतर 10 राज्यों में फैल गया, कैसे कितनी बड़ी जनता का उसे सपोर्ट हासिल हुआ, और कैसे वो नक्सलबाड़ी युवा 24 बड़े ग्रुप्स में, समूहों में बट गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। और ये सब कारनामा 10 साल, 12 साल, 13 साल, यानी 80 आते आते तक हो चुका था। नक्सलबाड़ी क्रांति के बड़े नेता चारू मजूमदार की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद जो बचे थे, नागभूषण पटनायक, सीतारमैया, ये सारे, कानू सान्याल, जंगल सांताल, ये सब एक स्तर पर खुद नक्सलबाड़ी से एक तरह की निराशा इनके भीतर पैदा हो गई, और जनता का जो एसोसिएशन था, जो 67 में था, वो भी धीरे धीरे घटने लगा, और नक्सलबाड़ी से पैदा हुई उम्मीद भी 1980 के आसपास टूट गई। मैं सोचता हूं कि ये जो दूसरी दोनों तरह की उम्मीदें, संसद से बाहर वाले रास्ते से पैदा हुई उम्मीद और संसद के भीतर वाले रास्ते से पैदा हुई उम्मीद, दोनों तरह की उम्मीद के टूट जाने से जो समय शुरू होता है, वो समय समकालीन समय है। हमारे पास अब कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई नायक, हीरो नहीं है। ये इस जगह से हमारी समकालीन कविता की शुरुआत होती है। तो मोटे तौर पर मैं 1975 से 80 का जो समय है, इस समय को समकालीन साहित्य की या समकालीन परिधि में आने वाला समय है। आप चाहें तो उसे 75 से इमरजेंसी से लें, और आप चाहें तो 1980 से लें, क्योंकि 80 में और भी दूसरी तरह की गतिविधियां हमारे सामने आती हैं। मैं इसे कहूंगा कि यह संपूर्ण मोहभंग है। अब जनता के पास कोई विकल्प, वैसा विकल्प जैसा कि आजादी के समय में था, या जैसा कि नक्सलबाड़ी या संपूर्ण क्रांति के समय था, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहा। आप देखेंगे कि 1980 के बाद बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में लोगों ने उम्मीद की तरह किसी को चुना। 1987 में NTR को चुना आंध्र प्रदेश ने, तेलुगु देशम पार्टी। और क्या हुआ NTR मूवमेंट का? लोगों ने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और मायावती को चुना नॉर्थ हिंदी क्षेत्र में। क्या हुआ उसका? लोगों ने जहां जहां जो भी विकल्प आजमाया, डेमोक्रेटिक रास्ते का, संविधान के, संसद के रास्ते का, वो सबका वही हाल हुआ। 1912 में अन्ना मूवमेंट हुआ, अन्ना आंदोलन। उसके बारे में भी कहा गया कि ये दूसरी आजादी है, ये दूसरा गांधी है। और अन्ना मूवमेंट का असर जनता पर बहुत व्यापक था, वैसा ही जैसे 1975 में संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण का था। पर अन्ना मूवमेंट का अब क्या असर है? अन्ना मूवमेंट का कुल मिलाकर एक योगदान है कि उन्होंने 2014 में कांग्रेस को, UPA 2 को विस्थापित करके महामहिम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई। यही एकमात्र उनका। तो जो भी कुछ पैदा हुआ है 80 से लेकर 2014, 15, 16 के बीच,
जहां भी लोग उम्मीद से किसी को चुनते हैं, वो उम्मीद साल भर, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर दम तोड़ देती है। ये कुल मिलाकर वही चीज है जो 1975 से 80 के बीच में हो रही है कि अब जनता के पास उस तरह का कोई संवैधानिक राजनैतिक विकल्प और संविधानेतर राजनैतिक विकल्प नहीं है। गालिब की एक गजल है जिसके 2 शेर मैं इस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, निश्चित है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये जो उम्मीद टूटने का सिलसिला है, उम्मीद टूटने की बात जैसे गालिब ने कही, कोई उम्मीद बर नहीं आती, अब कोई उम्मीद हमारे सामने नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि ये वो जगह है जहां से समकालीन साहित्य की, समकालीन हिंदी कविता की, समकालीन नाटक की, समकालीन आलोचना यहां से शुरू होती है। क्योंकि अब आपको छोटे छोटे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समूहों के माध्यम से, छोटे छोटे विकल्पों के माध्यम से ही आपको परिवर्तन लाना है। आपको बड़े राजनीतिक विकल्पों के माध्यम से कोई बड़ा परिवर्तन समाज के भीतर अब शायद नहीं आएगा। तो वो जो पोस्ट मॉडर्निटी में, उत्तर आधुनिकता में कहते हैं कि महाआख्यान का, ग्रैंड नैरेटिव का जो पतन है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के समाज और राजनीति में, उस ग्रैंड नैरेटिव का, आज़ादी के ग्रैंड नैरेटिव का, नायक के ग्रैंड नैरेटिव का, कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रैंड नैरेटिव का, ये तमाम ग्रैंड नैरेटिव्स का पतन हो जाता है 1975 के और 80 के बीच में। इसलिए ये जो जगह है, ये मुझे लगता है कि समकालीन समय की शुरुआत इससे होती है, होनी चाहिए। प्रोफेसर पी रवि जैसे, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नाउमीदी को मानना नहीं चाहते। हम नहीं मानना चाहते कि जनता नाउमीद है, पर हमें ये मानना होगा कि कहीं जनता भीतर से एक गहरी नाउमीदी उसके भीतर है और इसी से समकालीन समय की शुरुआत होती है। दूसरा जो कविता के सिलसिले में परिवर्तन आता है, अब मैं सीधे वो समकालीन कविता की जो बातें, कविता के इलाके में जो परिवर्तन शुरू होते हैं, अभी आप देखेंगे कि 1967 के आसपास समकालीन हिंदी कविता में वो जो उम्मीद है, नक्सलबाड़ी की उम्मीद, उसका बड़ा असर आपको हिंदी कविता पर दिखाई देता है। जिन नामों का उल्लेख किया रवि जी ने, वेणुगोपाल, कुमार विकल, आलोक धनवा, वीरेंद्र डंगवाल और ढेर सारे ऐसे कवि, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, ज्ञानेंद्र पति, जो नक्सलबाड़ी से बहुत अधिक गहरे प्रभावित थे, गोरख पांडे। उस नक्सलबाड़ी से प्रभावित कविता में एक तीखी नाराजगी, एक लाउडनेस, एक ऊंचा स्वर, एक मुखरता, असंतोष और गुस्से की एक अभिव्यक्ति, एक अति आक्रामकता, बहुत ही ऑफेंसिव कविता थी वो नक्सलबाड़ी के प्रभाव से आने वाली कविता। उस कविता में ये एक उम्मीद थी कि कल क्रांति होगी और गांव में सब कुछ बदल जाएगा। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा चीर देंगे लोग मेरे गांव के। वो नक्सलबाड़ी कवि हैं बल्ली सिंह चीमा, उनका एक गीत था, हम बचपन में गाते थे। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के लोग अब मशालें लेके सब बदल देंगे, भेड़ियों से मुकाबला करेंगे गांव के लोग। ऐसी उम्मीद से भरी हुई कविता थी नक्सलबाड़ी की। आप आलोक धनवा की कविताएं पढ़िए, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, तो आपको वो नाउमीदी, वो गुस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन 75 से 80 आते आते ये जो गुस्सा था, ये जो नाराजगी थी, ये जो क्रांति कविता में घटित हो रही थी, ये एक तरह की एब्सर्ड चीज लगने लगी। जमीन पर तो कुछ नहीं हो रहा था, जमीन पे तो नक्सलवादी एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें चला रहे थे। जमींदार और शासक और थानेदार जितना संदेह के घेरे में था, दूसरे नक्सलवादी समूह का आदमी भी उतने ही घेरे में था शक के।
तो जमीन पे तो कोई बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन कविता बदलाव की उम्मीद से भरी हुई थी। ये कंट्रडिक्शन, ये दूरी जमीन और कविता के बीच में ज्यादा दिन चल नहीं सकती थी। एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी आक्रामकता, एक ऐसी गुस्सा जिसका जमीन पे कोई आधार ही नहीं था, क्योंकि जमीन पे वो अपना आधार खो रहा था और खो चुका था। इसलिए इसमें तो बदलाव आना ही था। तो एक ऐसी कविता की शुरुआत होती है जो कविता नक्सलबाड़ी प्रभाव से पैदा होने वाली धूमिल की जो कविता है, राजकमल चौधरी की कविता है। ये नक्सलबाड़ी मार्क्सवादी कवि नहीं है। और दूसरी तरफ आलोक धनवा और वेणुगोपाल और कुमार विकल और लीलाधर जगूड़ी और चंद्रकांत देवताले, गोरख पांडे जैसे कवि, दोनों तरह के गैर समाजवादी, गैर मार्क्सवादी और समाजवादी मार्क्सवादी कवि, दोनों तरह के कवियों की कविता में जो गुस्सा था, आक्रामकता थी, जो लाउडनेस थी, उसको नीचे आना था। और अब जो कविता का स्वर उभरने वाला था या उभरा, उस कविता के स्वर में वो आक्रामकता, उस तरह की आक्रामकता नहीं थी। गोली दागो पोस्टर और जनता का आदमी वाली कुमार विकल और लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले और धूमिल वाली पटकथा वाली आक्रामकता अब नहीं होनी थी। इसलिए ज्यादा शांत, ज्यादा संयत, ज्यादा समझबूझ भरी वाली और जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है, जो छोटी अवधि की राजनीति है, वैसी नहीं, एक दीर्घकालिक राजनीति। दीर्घकालिक राजनीति, रेवोल्यूशन की तैयारी, क्रांति की तैयारी, या एक बड़े लोकतांत्रिक परिवर्तन की तैयारी। ये जो 40 साल संघर्ष कर सकता है जमीन पर, वो कोई लंबी लड़ाई, वो कोई परिवर्तन उपस्थित कर सकता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक दीर्घकालिक राजनीति, एक ऐसा नहीं कि ये कविता अराजनैतिक थी, ऐसा नहीं कि ये कविता समाज को और व्यवस्था को बदलना नहीं चाहती थी, पर इसके समाज और व्यवस्था को बदलने वाली जो राजनीतिक चेतना थी, उसका स्वर नक्सलबाड़ी के स्वर से भिन्न था, अलग था। ये ज्यादा सूझबूझ भरा था, ये ज्यादा शांत था, इसमें उस तरह की मुखरता नहीं थी। इसलिए ये जो एक खास तरह का वातावरण शुरू बनता है 1975 से 80 के बीच में, इस तरह के वातावरण से, इस तरह की कविता से समकालीन कविता की शुरुआत होती है। मैं एक कविता पढ़ता हूं ये बताने के लिए कि समकालीन कविता की राजनीति, चूंकि मैंने राजनीति पर आक्रमण किया है, नक्सलबाड़ी राजनीति पर आक्रमण किया है, और मैं ये कह रहा हूं कि नक्सलबाड़ी राजनीति की तरह ही गहरी राजनीतिक चेतना समकालीन कविता में, कवियों में मौजूद है, पर उस तरह की आक्रामकता मौजूद नहीं है। और इसके उदाहरण के लिए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कविता लंबी है इसलिए पूरी नहीं पढ़ूंगा, इसका बस थोड़ा सा हिस्सा पढ़ूंगा। ये कविता है अरुण कमल की कविता मातृभूमि। आप पढ़ें ये कविता, कविता कोश में है ये कविता, आप कल पढ़ें, परसों पढ़ें और मेरी बात को समझें। मातृभूमि, एक लंबा डिस्क्रिप्शन है बारिश का। आज शाम जब मैं भींचता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। कविता का सरोकार बड़ा है, कविता का सरोकार राष्ट्रीय है, नेशनल है। कविता का सरोकार वही है जो स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने में जब वंदे मातरम या जय हिंद या जय भारत मां कहते थे, वो वाला सरोकार है। अभी आजकल एक भारत माता की जय बोलने वाले लोगों का एक नया समूह उठ खड़ा हुआ है पिछले 4-5 साल में, जो भारत माता की जय बोलते हैं और दूसरे पर लाठी चला देते हैं जो ना बोले भारत माता की जय, जो राष्ट्रगान बदतमीजी से गाते हैं और दूसरा आदमी यदि उस तरह से ना गाए तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये जो एक नकली किस्म के लोग पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, उस तरह का कंसर्न नहीं है इस कविता का। इस कविता का बहुत गहरा कंसर्न है। और बहुत लंबे डिस्क्रिप्शन के बाद बारिश के फिर कविता के आखिरी हिस्से में कवि एक स्थिति का बयान करता है और एक सवाल खड़ा करता है। आप जानते हैं कि अरुण कमल हिंदी के उन कवियों में है जिनकी शुरुआती कविताओं में नक्सलबाड़ी आंदोलन का यानी एक लाउडनेस का बहुत गहरा असर रहा है। वो कविताएं भी मैं पढ़ सकता हूं,
लेकिन मैं अभी यहां एक दूसरी तरह की कविता पढ़ रहा हूं जिसे मैं कह रहा हूं कि कैसे राजनीति गहरी है लेकिन शांत है। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ, तुम्हें यानी मां को, भारत मां, धरती मां, मातृभूमि। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ, आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गरम रोटी की। लगता है मेरी मां आ रही है नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में, खुबानियां, अखरोट, मखाने और काजू भरे। लगता है मेरी मां आ रही है हाथ में गरम दूध का गिलास लिए। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं मां। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मां की चौखट पर खड़े हैं सदियों से, लेकिन उनकी थालियां भरी हुई नहीं है। उनके लिए गरम दूध का एक ग्लास नहीं है, उनके लिए एक थाली में 2 रोटियां नहीं है। और ये लोग हजारों साल से मां के दरवाजे पर खड़े हैं, यही मां, धरती मां और भारत मां। लगता है मेरी मां आ रही है हाथ में गरम दूध का गिलास लिए। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं मां। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। फसल आती है, कटती है और फिर मिट्टी आ जाती है। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, पर वहीं के वहीं हैं घर से निकाले ये बच्चे, तुम्हारी देहरी पर सिर टेक सो रहे हैं मां। ये बच्चे कालाहांडी के, ये आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन नरौदा पटिया के, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां। इनके भीगे केस संवार दो अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि। मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भींज रहा हूं। नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कॉल पर नाचता नाचता मैं खड़ा भींचता बीचों बीच। ये जो सवाल है इस कविता के भीतर, ये बच्चे कालाहांडी के, आप जानते हैं कालाहांडी हिंदुस्तान का वो इलाका है जिसमें पिछले 75 सालों से लगातार भूखमरी है। कितने सारे बच्चों ने, लोगों ने भूख के कारण दम तोड़ दिया है। उड़ीसा का हिस्सा कालाहांडी, और ये वो आंध्र के किसानों के बच्चे, पलामू, झारखंड और पट्टन नरौदा पटिया की। ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां। तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि। ये जो सवाल है, ये व्यवस्था से सवाल है। तुम किसकी मां हो मातृभूमि। तुम सिर्फ अपने अमीर बच्चों की मां हो। तुम श्रीमान अंबानी, श्रीमान अडानी की मां हो। तुम ऐसे हजारों लोगों, करोड़ों लोगों की मां हो जिनका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर है। हमारे देवताओं को स्वर्ग में जो मिलता था उससे ज्यादा इनके घरों में मौजूद है। आप मैथोलॉजी, देवताओं के बेटे बेटियों की कहानियां, ब्याह की कहानियां पढ़िए, और कल परसों जो ब्याह हुआ है हिंदुस्तान में उसकी कहानी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि स्वर्ग से बेहतर जिंदगी है इनके घरों में। ये भारत मां उन्हीं की मां है, हमारी मां नहीं है। वो कालाहांडी के, आंध्र के, पलामू के, पट्टन नरौदा पटिया के बच्चों की मां नहीं है। यदि ये सवाल कविता पूछती है, और आप देखिए इसमें कोई लाउडनेस नहीं है, सिर्फ एक फ्रेज है, पूरी कविता में सिर्फ एक वाक्य है, तुम किसकी मां हो। बाकी कविता में कुछ भी वैसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सीधी राजनीति है, स्पष्ट वर्ग राजनीति, जिसमें अपने समाज से गरीबों, यतीमों, अनाथों, भूखे, बेरोजगार और तमाम तरह के दुख और अन्याय सहते हुए लोगों के प्रति एक गहरी सहानुभूति, ममत्व और राग है। ये वो राजनीति है जो अरुण कमल के यहां, राजेश जोशी के यहां, कुमार अंबुज के यहां, बद्री नारायण के यहां और उनकी पीढ़ी के तमाम कवियों के यहां, और जिन कवियों का नाम लिया, अनुज लुगुन और विहाग वैभव,
जैसे कवियों के, यहां तक यही राजनीति मौजूद है। स्तर अलग अलग है कहने के तरीके का। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लाउडनेस से बचाव, मुखरता से एक दूसरा शांत रास्ता अपनी बात कहने का, यह समकालीन कविता उठाती है। राजेश जोशी की वो कविताएं याद कीजिए। एक कविता है इत्यादि, आप जाकर पढ़िए उसे। कुछ लोग थे, कुछ लोगों के नाम थे जिनके साथ ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। ये जो थोड़े से लोग हैं जिनके जो हिस्ट्री में है, इतिहास में, और जिनके जो चमक रहे हैं वो, और बाकी सब जो सीन में, दृश्य में नहीं है, जिनकी बेटियों की शादियों के वीडियो दूरदर्शन वाले नहीं दिखाते, नहीं दिखाता मीडिया, वो तमाम लोग इत्यादि, उस इत्यादि के बारे में बहुत सब अच्छी कविता। राजेश जोशी की एक दूसरी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, छोटी सी कविता, एक साधारण सा हिंदुस्तानी दृश्य है, जिस हिंदुस्तान के किसी शहर, कस्बे और गांव में आप ये देख सकते हैं, खासकर शहरों और कस्बों में, कि सुबह सुबह बच्चे अपने घरों से काम पर निकलते हैं। ये इतना रूटीन, इतना रोजमर्रा का, इतना दैनंदिन का दृश्य है कि हमारा कभी इस पर ध्यान नहीं जाता, और राजेश जोशी का ध्यान जाता है और वो उस पर एक कविता लिखते हैं, और उस कविता में भी सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया की सारी गेंदें खत्म हो गई हैं? क्या दुनिया की सारी किताबों को दीमक चाट गए हैं? क्या दुनिया के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं? यदि गेंदें हैं, किताबें हैं, स्कूल हैं, तो ये बच्चे वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? वो पूछते हैं कि इसे कहा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आपने तो कह दिया है कि 14 साल से छोटे बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, न घर में न घर के बाहर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये जो सवाल पूछ रही, किससे पूछ रही है? पूछ रहा है कवि ये सवाल, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए ये जो सवाल जिनसे पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, यही वो राजनीति है जो समकालीन कविता में मौजूद है। और ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं। चंद्रकांत देवताले की एक कविता है थोड़े बच्चे, थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। थोड़े से बच्चे जो जिनका अभी ब्याह हुआ है, जो मुझे उनके ब्याह से कोई तकलीफ नहीं है, सभी बच्चों का ब्याह होना चाहिए जो कि चाहते हैं ब्याह करना, पर जिस तरह से उसका महिमा मंडन चल रहा है पिछले दिनों से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, सुविधा भोगते हुए बच्चे और गरीब बच्चे, वो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र पति की एक कविता है सूखे से जिनका सामना, या उन्हीं की एक कविता है झारखंड के पहाड़ों का अरण्य रोदन। और ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं। कुल मिलाकर मैं बात ये कहना चाहता था, जो मैंने कह ली है, कि समकालीन कविता एक गहरी राजनीति की कविता है, लेकिन उसमें वो लाउडनेस नहीं है जो नक्सलवाड़ी के जमाने के कवियों में और उनसे प्रभावित कवियों के जमाने में थी। वो लाउडनेस अब धीरे धीरे नीचे चली गई है। 2014 के बाद वो लाउडनेस दोबारा लौटी है कविता में, एक अलग तरीके से, उसकी बात करेंगे बाद में। ये जो समकालीन कविता है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी मुझे लगती है कि यह कविता एक परंपरा से बंधी हुई कविता है। इसकी एक परंपरा है। नक्सलबाड़ी के कवि अपनी परंपरा से उस तरह संवाद नहीं करते थे। धूमिल और रघुवीर सहाय ने, राजकमल चौधरी ने अपनी कविता की परंपरा से वैसा संवाद नहीं किया जैसा कि समकालीन कवियों ने किया। परंपरा माने कालिदास की कविता, परंपरा माने भवभूति की कविता, परंपरा माने तुलसीदास, जायसी, कबीर, सूर और मीरा रैदास की कविता, परंपरा माने आलवारों की कविता, परंपरा माने कर्नाटक के वचनों की कविता, अक्क महादेवी की कविता, ये परंपरा। और फिर आधुनिक युग परंपरा है हमारे कवियों के पास, निराला की कविता, प्रसाद की कविता, पंत की कविता, महादेवी की कविता, और खासतौर पर निराला और उसके बाद के कवियों एक संवाद किया है समकालीन कविता ने, जैसा उससे ठीक पहले की कवियों ने नहीं किया था।
तो आप देखेंगे कि कविता में एक चीज लौटती है 80 के आसपास, जैसे समकालीन कविता में, और वो है कि हमारी कविता साधारण जीवन के करोड़ों चित्रों से भर जाती है। अब ये कविता है जिस कविता में हमारे दैनंदिन रोज के जीवन का और साधारण से साधारण बात का, साधारण से साधारण वस्तु का डॉक्यूमेंटेशन है, उल्लेख है उस कविता में। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो हमारी कविता में ना आ गई हो। तो भारत का जो औसत जनजीवन है, साधारण जीवन, कस्बाई जीवन, महानगरीय जीवन, गंवई जीवन, लोअर मिडिल क्लास का जीवन, मिडिल क्लास का जीवन, औरतों का जीवन, दलितों का जीवन, आदिवासियों का जीवन, बच्चों का जीवन, एक ये जो संपूर्ण जीवन है, जो राजनीति नहीं जानते, जो व्यवस्था की फिक्र नहीं करते, उन बच्चों का जीवन नहीं होता क्या? होता है। ऐसे तमाम तरह का जीवन, औसत भारतीय जनजीवन हमारी कविता में बहुत मुखरता के साथ, मैं बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी समूची परंपरा में किसी भी बड़े कवि में की कविता में औसत भारतीय जीवन के इतने चित्र नहीं थे जितने कि समकालीन कविता के कवियों में हैं। आप कालिदास को पढ़ के, भवभूति को पढ़ के, निराला को पढ़ के, प्रसाद को पढ़कर आप औसत भारतीय जीवन का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि साधारण गंवई लोगों का जीवन कैसा था। लेकिन आज की कविता यदि आप पढ़ते हैं, पिछले 40 साल की कविता, तो आप हमारे औसत जीवन का आप पता लगा सकते हैं कि घरों में महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक बहुत अपने घर परिवार से, अपने रोज के जीवन से बहुत गहरे से बंधी हुई ये कविता है। और ये कविता इस अर्थ में अपनी पूर्ववर्ती प्रगतिशील कविता से, प्रोग्रेसिव पोएट्री से नाभिनाल बद्ध है। सिर्फ प्रगतिशील कवि हैं हमारी परंपरा में जिन्होंने इस बात को किया है बहुत ताकत के साथ। उत्तरवर्ती निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, ये वो कवि हैं जिनकी कविताओं में इस कविता से पहले इतनी बड़ी मात्रा में औसत जीवन के चित्र थे। बाकी आप देखेंगे तो किसी भी पीढ़ी, नई कविता में आप जाइए, अकविता में आप जाइए, और जो काव्य आंदोलन है, नक्सलवाड़ी कविता में आएंगे, आपको औसत जीवन का इतना डॉक्यूमेंटेशन, विवरण आपको और इतने तरह के जीवन चित्र आपको नहीं मिलेंगे। तो एक तरह की सिंथेसिस, एक तरह का संश्लेषण आपको इस कविता में मिलता है, जो प्रगतिशील कविता की दो भिन्न परंपराओं का संश्लेषण है, या आप कह लीजिए कि प्रगतिशील, पूर्ववर्ती प्रगतिशील कविता की दो धाराओं का संश्लेषण। प्रगतिशील हिंदी कविता की दो धाराएं मोटे तौर पर हैं। एक धारा जिसका नेतृत्व नागार्जुन करते हैं, जहां वो बहुत जीवन है कविता में, जहां मिट्टी है, धूल है, सुअर है, मादा सुअर, जहां रिक्शा चलाता हुआ आदमी है, उसके पैर है, बच्चों को स्कूल में पिटाई करने वाला सरकारी स्कूल मास्टर है, बच्चे के दो निकले हुए दांत हैं जो वो उसने पहली बार छोटे में वो मुस्कुराया है तो उसके दूधिया दांत बाहर है, एक ड्राइवर की बगल में रखी हुई जो लाल रंग की चूड़ियां हैं जो अपनी बेटी के लिए ले जा रहा है। ये जो औसत जीवन है, जो ये इस औसत जीवन को संबोधित करने वाली एक कविता है नागार्जुन की कविता। ये उतनी ही अधिक राजनैतिक है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, ये शासन की बंदूक है। खड़ी जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। एक मुखर राजनैतिकता है, लेकिन औसत भारतीय जनजीवन भी उतना ही अधिक मात्रा में वहां मौजूद है। तो प्रगतिशील कविता की एक धारा है नागार्जुन जिसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन एक दूसरी धारा है जिसका नेतृत्व मुक्तिबोध करते हैं। उनकी कविता में औसत जनजीवन के चित्र नहीं है। आप उनकी कविता पढ़कर यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि हिंदुस्तानी लोग अपने घरों में, परिवारों में, गांव में, मोहल्लों में रहते कैसे हैं, उनकी परेशानियां, उनके सुख दुख क्या हैं। आपको उसके बारे में बयान, कथन मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आपको औसत जनजीवन के चित्र नहीं मिलेंगे। तो मुक्तिबोध की कविता मानी जाती है एक सघन तर्कपूर्ण वैचारिकता के लिए, जिसे हम क्लास पॉलिटिक्स कहते हैं, वर्ग राजनीति।
मुक्तिबोध सोच ही नहीं पाते तू और मैं के अलावा। वर्ग शत्रु, जनता का शत्रु वर्ग, और हम जनता के हिस्से, इन दोनों को भेद करके ही, इन दोनों को लगातार सामने रख के ही मुक्तिबोध अपनी बात करते हैं। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। इस तरह की राजनीति आपको मिलती है मुक्तिबोध की कविता में। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इस तरह की कविताएं आपको मुक्तिबोध की यहां मिलती हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, व्यक्ति स्वातंत्र का वादी सुधर नहीं सकता। ये एक आपको मिलता है मुक्तिबोध के यहां। तो एक सघन जनता के पक्ष में एक सघन वैचारिक लड़ाई, वर्गीय लड़ाई आपको मुक्तिबोध की कविता में मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील कविता की ये दो अलग अलग जो स्वतंत्र धाराएं हैं, एक जिसका नेतृत्व मुक्तिबोध करते हैं और एक दूसरा जिसका नेतृत्व नागार्जुन करते हैं, समकालीन कविता के हमारे सारे बड़े कवि इन दोनों के बीच में एक सिंथेसिस करते हैं, एक संवाद करते हैं, एक संश्लेषण करते हैं। इसलिए हमारे समय के समकालीन कविता के हर बड़े कवि में आपको वो खूबी भी मिलेगी जो नागार्जुन में है, और आपको वो खूबी भी मिलेगी जो मुक्तिबोध में है। हमारे कवि जनजीवन का चित्रण करने वाले, विवरण करने वाले कवि भी हैं, और उतने ही ज्यादा वो दिमागी तौर पर तैयार, तर्क करने वाले, वैचारिक रूप से तर्क करने वाले कवि भी हैं। ये हमारे समय की कविता की एक बहुत बड़ी विशेषता इस तरह से है। एक और चीज जो हमारी समकालीन कविता में दिखाई देती है, और वो ये है कि अलग अलग इलाके, अलग अलग जगहें, उनकी जो अलग अलग तरह की बोलियां हैं, संस्कृति है, भाषाएं हैं, रहन सहन है, और जो आपस की भिन्नता है, ये भिन्नता, जनपदीयता और लोकपरकता, लोकोन्मुखता भी हमारी कविता में ठीक उसी तरह मौजूद है जैसे कि नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल के यहां मौजूद है। यानी अब सारे हिंदुस्तान के कवि एक ही तरह की कविता नहीं लिखते हैं, सब अपने अपने लोकैल की, अपनी अपनी जगह की कविता लिखते हैं। राजेश जोशी भोपाल में रहते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का एक कस्बा था, अब वो धीरे धीरे एक बड़ा नगर, महानगर जैसा हो गया है। तो राजेश जोशी की कविता के पीछे जो समाज मौजूद है वो भोपाल है। भोपाल जहां हिंदू मुस्लिम आबादी बड़ी मात्रा में मौजूद है, इसलिए वो आपको उतनी ही बड़ी मात्रा में मुस्लिम चरित्र आपको उनकी कविता में मिलेंगे। दादा खैरियत, राजू सलीम और 59 का साल, वो ताज होटल, ताज भोपाली के बारे में, और ढेर सारी कविताएं हैं जो उस जीवन के बारे में है जो भोपाल का ऐसा जीवन है जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। ये बात आपको अरुण कमल के यहां, मंगलेश डबराल के यहां, वीरेंद्र डंगवाल के यहां नहीं मिलेगी। उनके यहां मुसलमानों की उपस्थिति, मुसलमान जनजीवन की उपस्थिति उस तरह नहीं है, क्योंकि वो उनके समाज में उस तरह नहीं है, इसलिए फर्क है। हर कवि अंततः एक स्थानीय कवि है, एक लोकल पोएट है। जैसे राजेश जोशी सब कुछ के बावजूद अंततः भोपाल के कवि हैं, ठीक वैसे ही जैसे अरुण कमल सब कुछ के बावजूद अंततः बिहार के कवि हैं। यदि आपको 90 के दशक में बिहार में आया अपराधीकरण मालूम है, कैसे क्रिमिनल्स का महत्व बढ़ा बिहार की राजनीति में, कैसे उनको ऊंचे ऊंचे पद और ओहदे मिले, उनका सम्मान बढ़ा, कैसे हिंसा बढ़ी समाज में, तो आपको अरुण कमल की कविता पढ़नी चाहिए। अरुण कमल का चौथा कविता संग्रह है पुतली में संसार। उसकी ढेर सारी ऐसी कविताएं हैं जिन्हें समझा ही नहीं जा सकता, केरल का आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि केरल में हत्याएं इस तरह नहीं होती हैं, नहीं होती थी जैसा कि बिहार में होती थी। इसलिए उनका अरुण कमल के तीसरे कविता संग्रह और चौथे कविता संग्रह में हिंसा की एक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड में एक हिंसा मौजूद है, सामाजिक हिंसा। जिसने हत्या होते देखी, ये कविता है अरुण कमल की, जबरदस्त कविता। इस कविता में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक औरत बयान कर रही है हत्या का। असल में वो बयान नहीं करना चाहती, वो बताना नहीं चाहती कि मेरे सामने हत्या हुई है। अपार्टमेंट में कुछ गुंडे घुस आए हैं, वो एक बच्चे का पता पूछ रहे थे
मैं उस बच्चे को बहुत जानती थी, बहुत प्यार करती थी, मैं उसे रोज देखती थी खेलते हुए। मैं नहीं बताना चाहती थी उसका पता, लेकिन मेरे ही सामने उस बच्चे की हत्या हुई। ना बोलते बोलते, क्यों नहीं बोलना चाहती? क्योंकि वो डरी हुई है कि अभी जो लोग पड़ोस में आकर हत्या करके गए हैं, मेरे यह बता देने के पर कि मैंने उन्हें हत्या करते हुए देखा है, वो कल मेरे घर में आ सकते हैं। इसलिए मैं नहीं बताना चाहती कि उन्होंने मेरे सामने हत्या की। पर ये नाना करते, नहीं बताना चाहती, इसके बाद भी उस बच्चे के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, हत्या के प्रति जो घृणा है भारतीय लोगों में, कोई भारतीय आदमी हत्या नहीं करना चाहता और हत्या होते देखना नहीं चाहता। ये नाना करते अंततः वो बताती है कि कैसे हत्या हुई। अद्भुत कविता है। तो हर कवि एक जनपदीय स्थानिक कवि है जिसका अपने समाज से गहराई से संबंध है। और समकालीन कविता के बड़े कवि भगवत रावत, चंद्रकांत देवताले, बद्री नारायण, एकांत श्रीवास्तव, कुमार अंबुज, सारे के सारे कवि हैं जो एक अर्थ में लोकल पोएट हैं, स्थान के कवि हैं, जनपद के कवि हैं। और ये जो विशेषता है, ये हमारी कविता की, हमारे समय की कविता की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसे हमें, अब ये जो नेशनल के नाम पर केरल बिहार की तरह हो जाए और बिहारी जो है असम लोग के लोगों की तरह हो जाए और असमिया जो है वो तेलुगु लोगों की तरह दिखने लगे और तेलुगु कश्मीरियों की तरह दिखने, ये कैसे चलेगा? केरल वाला केरल वाले की तरह रहेगा, मालाबारी मालाबारी की तरह रहेगा, इधर वाला इधर की तरह रहेगा, उधर वाला उधर की तरह रहेगा, और ये लोकेलिटी हिंदुस्तान में जीवित रहेगी, क्योंकि यही इसकी सुंदरता है। ये कोई कमी नहीं है, ये शक्ति है, ये ताकत है जो हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत बनाती है। आप समुंदर देखिए, आप पहाड़ देखिए, आप पठार देखिए, आप रेगिस्तान देखिए, दुनिया की कौन सी ऐसी भौगोलिक सुंदरता है जो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है? और इसीलिए इतने तरह की मनुष्यों की समाज की वैरायटी है और इसी से हिंदुस्तान की वो खूबसूरती बनती है। तो सब कवि एक तरह के कैसे हो सकते हैं? एक तरह का क्यों होना चाहिए सभी कवियों को? सारे कवि आलोक धनवा या गोरख पांडे की तरह या राजेश जोशी या अरुण कमल की तरह कैसे होंगे? हर कवि अपने आप में एक अलग तरह का, स्वतंत्र, अपने ढंग का, अपने स्थान और देश से जुड़ा हुआ कवि होगा। और ये हो रहा है, ये एक बड़ी बात है जो हमारी कविता में मौजूद है। अशोक वाजपेयी जैसा कवि, जिसे हम आमतौर पर एक कलावादी कवि कहते हैं, जिसे मानते हैं कि वो एक समाज निरपेक्ष कवि है, लेकिन उसकी कविता भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मध्य प्रदेश, लोअर मिडिल क्लास जीवन, बुंदेलखंड का जीवन आपको उनके यहां मिलेगा। देखिए तो सही, कोशिश तो कीजिए। तो उनका जो पहला कविता संग्रह है, शहर अब भी संभावना है, उसमें वो आपको बुंदेलखंड, सागर का जीवन, लोअर मिडिल क्लास का जीवन, वो सब आपको मिल जाएगा। इस दृष्टि से इस हमारे जमाने की कविता की ये सब विशेषताएं हैं। जैसा भी मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं और विनम्रता से कहता हूं कि साधारण भारतीय जनजीवन के इतने अधिक ताकतवर चित्र पूरी परंपरा में कहीं नहीं है। महान कवि हैं, कालिदास, भवभूति, जायसी, तुलसी, कबीर, ये वो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन साधारण कवि जीवन के इतने चित्र। तो साधारण जीवन के वर्णन के क्रम में जीवन की मुश्किलों का वर्णन और जीवन की इन मुश्किलों के बीच में वो चीज जो हिंदुस्तानी आदमी को जीने की शक्ति देती है, जिससे उसकी जीवन शक्ति का, उसकी जिजीविषा का निर्माण होता है, जिससे कि वो जीना चाहता है कल, वो चीज है हिंदुस्तानी लोगों का परिवार। हिंदुस्तानी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी पारिवारिकता है। हिंदुस्तानी लोग अंततः परिवार के लोग होते हैं। अब देखिए, हम भगवान के साथ जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनको अपना फैमिली पर्सन बनाते हैं, पारिवारिक बनाते हैं। तो क्या करते हैं? रिश्तों से बांधते हैं। तो भगवान जो है हमारा चाचा, ताऊ, पिता, माँ, बहन, भाई, दोस्त, पति, पत्नी हो जाता है। बिना रिश्ते का भगवान हम नहीं रखते। जो हमारा भगवान है उसके साथ हमारा एक रिश्ता है। तो कृष्ण दोस्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण पति हैं, कृष्ण ये हैं, राम ये हैं। ये जो परिवार, पारिवारिकता से बांध देना। हिंदुस्तानी आदमी, अब देखिए अपरिचित आदमी बस में चढ़ेगा तो उत्तर भारत में तो ये चीज बड़ी आम है। बस में चढ़े, बस में बहुत भीड़ है,
ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में बड़ा बहुत भीड़ है, तो कोई ये नहीं कहता कहते हैं भैया जरा, दीदी जरा, माता जी जरा थोड़ा जगह दीजिए। माने अजनबी आदमी जिससे हम पहले नहीं मिले हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम भैया, दादी, बहन इत्यादि इत्यादि, माता, चाचा, रिश्ते में बांध लेते हैं। ये जो चीज है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, एशियाई समाजों की शक्ति है। ये आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी। आपको वहां सब एक दूसरे को मिस्टर कह के कहते हैं, भैया कह के कोई नहीं कहता। गले नहीं मिलते, वो हाथ मिलाते हैं। हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये जो खूबसूरती है, ये जो चीज है, समकालीन हिंदी कविता ने इस चीज को बहुत अधिक विस्तार के साथ चित्रित किया है। इसलिए रिश्ते, रिलेशनशिप्स, जितने तरह की रिलेशनशिप्स हो सकती हैं हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, उतनी तरह के संबंधों की कहानियां हमारी कविताओं में भरी पड़ी हैं, समकालीन कविताओं में। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, हिंदुस्तानी जीवन कैसा जीवन है। उनकी एक कविता है कि चारों तरफ हत्या है, हिंसा है, और घर के लोग खूब एक दूसरे को समझा कर बाहर जाते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद करना, खोलना मत, आवाज सुन लेना पहले, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर सांकल बजती है तो घर का सबसे छोटा बच्चा, जिसका हाथ सांकल तक नहीं पहुंचता, उससे लेके और वो आदमी जो बिस्तर पे पड़ा है, जो उठ नहीं सकता, हर आदमी चाहता है कि दरवाजा खोल दिया जाए। अद्भुत कविता है। क्यों खोलना चाहते हैं हम दरवाजे इतनी हिंसा के बावजूद? क्योंकि हम मनुष्य पर इस तरह से भरोसा करते हैं। ये जो संबंध है मनुष्य से मनुष्य का, गांव वाले का दूसरे गांव वाले के साथ जो संबंध होता है। महानगरों में हत्या क्यों एक आसान चीज है? क्योंकि वहां कोई किसी को जानता नहीं और कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन कॉलन चेरी में किसी मोहल्ले में कोई अजनबी आदमी घुसेगा तो हमारे गांव में तो आदत थी बूढ़े लोगों की, वो जैसे ही कोई आदमी इंटर करता था पूछते थे कौन, कहां से आए, कहां जाना है, गांव में किसके घर जाना है। हर आदमी एक दूसरे को जानता था, इसलिए वहां ये सब नहीं हो सकता था। ये जो ताकत थी, इस ताकत को हमारी समकालीन कविता ने बहुत जबरदस्त तरीके से व्यक्त किया है और बहुत अच्छे ढंग से। तो मैं सैकड़ों ऐसी कविताएं आपको बता सकता हूं जिसमें परिवारों की और रिश्तों की कहानियां, जो ताकत है हिंदुस्तानी समाज की, वो ताकत वो उसमें है। चंद्रकांत देवताले की कई कविताएं हैं। मां पर नहीं लिख सकता कविता, प्यार पिता का दिखाई नहीं देता, बेटी के घर से लौटते हुए। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। अरुण कमल की ढेर सारी कविताएं, डेली पैसेंजर। कुमार अंबुज की एक अद्भुत कविता है शहनाज के लिए, 15 साल पहले बिछड़ गई शहनाज के लिए। ट्रेन में एक कविता है मंगलेश डबराल की। ट्राम में एक याद कविता है। भाई की मौत पर 12 कविताएं, अद्भुत कविताएं हैं एकांत श्रीवास्तव की, जो उनके चौथे कविता संग्रह बीज से फूल तक में हैं। बेटी की विदाई राजेश जोशी की एक अद्भुत कविता है। जो मार खा रोई नहीं, विष्णु खरे की एक कविता है, जिसमें वो उल्लेख है कि मुझे बेटी समझकर रख लो, मुझे बेटी समझकर ही रख लो नौकरी पर। तो ढेर सारी ऐसी कविताएं हैं, मैं आपको बता सकता हूं, जो हिंदुस्तान के इस जीवन के बारे में है, जो पारिवारिकता का और रिश्तों वाला समाज है हमारा। इसके उदाहरण के रूप में मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो शक्ति है, हमारे सामाजिक जीवन की जो शक्ति रही है, पारंपरिक शक्ति, जिसे मैंने कहा कि भगवान भी आएगा तो चाचा बन के ही आएगा, उसको आना पड़ेगा चाचा बन के, ताऊ बन के ही आना होगा, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तो गांव में अपने घरों में देखा है, हमारी बूढ़ी औरतों को भगवान से बहुत लड़ाई करते हुए देखा है। अब जैसे बेटा 3 महीने से नहीं आया है, बूढ़ी माँ घर में अकेली है, वो कुछ और नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी अकेले में? तो भगवान से लड़ाई करेगी। बोले इतना भी नहीं कर सकते हो, उसको थोड़ा बुद्धि दो, आ जाए घर। अब भाई भगवान का कोई कनेक्शन होगा बेटे से, तो बेटे को भेजो। ये संबंध है हमारा ईश्वर के साथ। तो मैं ये जो हिंदुस्तान के जीवन की विशेषता है,
जो शक्ति है उसके शीर्ष के रूप में। मुझे ये कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। छोटी सी कविता है, पूरी पढ़ूंगा। ये विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, उनके चौथे कविता संग्रह से। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में कोई शीर्षक नहीं होता, इसलिए उसकी पहली पंक्ति को ही शीर्षक माना जाता है। तो पहली पंक्ति है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, पर इस तरह हाथ बढ़ाने को जानता था। मुझे वह नहीं जानता था, पर इस तरह हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये जो चीज है, व्यक्ति को ना जानना, हताशा को जानना, हाथ बढ़ाने को जानना, साथ चलने को जानना, तो कंपेनियनशिप जिसे कहते हैं, कॉमरेडशिप जिसे कहते हैं, साहचर्य जिसे कहते हैं, सहचर भाव जिसे कहते हैं। पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट एक दूसरे को कहते हैं कॉमरेड। क्या मतलब होता है कॉमरेड का? साथी। इतना खूबसूरत अनुवाद किया है साहिल लुधियानवी ने, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, कॉमरेड। ये जो कंपेनियनशिप है हमारे समाज की, कि हम अजनबी आदमी के साथ भी खड़े होते हैं, हम उसे नहीं जानते। हिंदुस्तानी लोग, एशियाई लोग सिर्फ परिचित लोगों का साथ नहीं देते, अपरिचित लोगों का भी साथ देते हैं, क्योंकि वो साथ देने की चीज को जानते हैं। ये केरल इतनी बड़ी आपदा से बाहर आया कैसे? हर आदमी सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता तो क्या हो सकता था? अपनी भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी मिलकर भी एक जिम्मेदारी है। हमारा घर तो साफ हो जाएगा, सड़क कैसे साफ होगी? ये मिल सबकी है ना। हमारा काम खत्म होने के बाद दूसरे के घर का काम करने में ये जो सामूहिकता का भाव है, ये हिंदुस्तानी जीवन की विशेषता है। ये जो साथी भाव है, कंपेनियनशिप है, ये हिंदुस्तानी जीवन की विशेषता है। और विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता उन सभी कविताओं के एक प्रतिनिधि की तरह मौजूद है, जहां इस कंपेनियनशिप को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 1990 के बाद, 1991 के बाद, ये जो समकालीन, ये जो मैं अभी जितनी बातें कह रहा था, ये सारी बातें 1977-78 से लेके अब तक की कविता में मौजूद हैं। लेकिन 1990 में एक परिवर्तन आता है हिंदुस्तान में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा परिवर्तन है, जिससे समकालीन कविता में एक और करवट, एक नई चीज जुड़ती है। 1991 में दो घटनाएं घटती हैं हिंदुस्तान में, 91-92 में। एक तो भारतीय सरकार ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट करती है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव इनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए जाते हैं और भारत मुक्त बाजार व्यवस्था अपना लेता है। 1991-92 में ये हिंदुस्तान में ये होता है कि एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदुस्तान में होता है, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दो आबादियां, हिंदू और मुसलमान, ये दो आबादियां एक दूसरे के सामने खड़ी कर दी जाती हैं। कोलंचेरी में ये नहीं होगा, मेरे गांव में ये नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये है कि दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, जिसे हम सांप्रदायिक फासीवाद कहते हैं। ये दो बड़ी घटनाएं, ग्लोबलाइजेशन और सांप्रदायिक फासिज्म,
ये दो घटनाएं 1990, 91, 92 में घटती है। सामूहिकता का ताना बाना है हमारे सामाजिक जीवन का, उस पर एक बड़ी चोट पहुंचती है। अभी रवि सर जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि सामाजिकता टूटी है, आदमी एकांत में है, हर आदमी के पास एक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर आदमी अपने में मगन मस्त है। वो मुंबई में बैठे हुए भाई से तो बात कर रहा है, पर बगल के कमरे में जो आदमी बैठा हुआ है भाई, उससे बात नहीं कर रहा है। ये हमारी सामाजिकता का ये रूप है। और दूसरी तरफ समाज भीड़ में, झुंड में बदल गया है, ऐसा ही उन्होंने कहा था। ये जो दोनों चीजें हैं, इनकी जड़ें 1990-91 में इन्हीं दो घटनाओं में है, ग्लोबलाइजेशन और फांसीवाद। इससे भारतीय जीवन में एक बहुत कठिन परेशानी अनुभव करती है, भारतीय समाज अनुभव करता है। और एक कवि जो समाज का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जो वो पत्ती टूटने की आवाज सुनता है जिसे और कोई नहीं सुनता, फूल से जो फूल के चटकने की या कली चटकने की आवाज भी वो सुनता है, वो एक अकेले दुकान में एक बूढ़ा हारमोनियम वाला हारमोनियम सुधार रहा है, उस हारमोनियम से जो स्वर निकलता है उसे भी वो सुनता है। एक ऐसा कवि इन बड़ी घटनाओं से प्रभावित नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए 91 के बाद, 92 के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह भूमंडलीकरण के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदी के कवियों ने एक बहुत जबरदस्त, लगभग एक तरह का आंदोलन हिंदी कविता में चलाया है। सांप्रदायिकता के खिलाफ कई हजार कविताएं लिखी गई हैं। ऐसा कोई कवि नहीं हिंदी का महत्वपूर्ण कवि जिसने सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ, दंगों के खिलाफ, नरसंहारों के खिलाफ कविताएं न लिखी। कोई कवि, चाहे वो भगवत रावत हो, चाहे चंद्रकांत देवताले, चाहे विनोद कुमार शुक्ल, चाहे राजेश जोशी, चाहे अरुण कमल, चाहे बिल्कुल छोटे कम उम्र के कवियों तक, विहाग वैभव, अनुज लुगुन तक, हर व्यक्ति ने इस पर कविता लिखी। इसलिए एक तरह का आप कहिए कि भले ही बहुमत हो उन लोगों का जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं, संसद में उनकी चलती है, लेकिन समाज की तरफ से जो कवि हैं उन्होंने 99.99 के वोट से ग्लोबलाइजेशन को और फासिज्म को खारिज कर दिया है, वो उसके खिलाफ हैं। तो राजनीति की आवाज से स्वतंत्र, राजनीति की आवाज से अलग एक बिल्कुल मानवीय सामाजिक आवाज जो कवियों की है, वो इसलिए ऐसी ढेर सारी कविताएं आती हैं। मैं कुछ कविताओं के नाम उल्लेख कर देता हूं ताकि आपको ये लगे कि मैं बिना अनपढ़ आदमी नहीं हूं, थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूं। राजू सलीम और 59 का साल, 59 के एक दंगे, भोपाल के एक दंगे के बारे में एक कविता है, और बचपन का दोस्त है सलीम और राजू। लंबी कविता है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ज्यादा विशेष, लेकिन कैसे ये घटता है ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताई गई है। राजेश जोशी की एक दूसरी कविता है रफीक मास्टर साहब और कागज के फूल, अद्भुत कविता है वो। और इस तरह बहुत सारी कविताएं हैं। विष्णु खरे की एक कविता है शिविर में एक शिशु, मंगलेश डबराल की कविता है गुजरात के मृतक का बयान। ये दोनों कविताएं मुझे इतनी पसंद नहीं हैं। विष्णु खरे की दो कविताएं बहुत अच्छी हैं, एक कविता है नहन्यते और दूसरी है गुंग महल। और इन सारी चीजों के बारे में कुमार अंबुज की एक कविता है क्रूरता, उसे पढ़ना चाहिए। ये सारी की सभी कविताएं तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कविताएं हैं। और इसमें जो सबसे बेहतर कविता मुझे लगती है वो अरुण कमल की एक कविता है हाट, बाजार। छोटी सी कविता है, उसे जरूर आप पढ़ें कि ये बाजार कितना ताकतवर है। उस कविता में एक कहानी है, कहानी में वो कहता है कि मैं घर से निकला था और हाट गया था, और जब घर लौटा तो मेरे घर की जगह कोई और घर था। मैंने द्वारपाल से पूछा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सिर्फ कविता आप घर जाकर पढ़िएगा, मैं गद्य में बता रहा हूं कि बाजार से जब मैं घर आया और घर में देखा तो दूसरा एक घर था। मैंने द्वारपाल से पूछा कि मेरा घर, तो द्वारपालों ने हंसकर कहा किस जमाने की बात करते हो। इतना अधिक ताकतवर है हाट कि हम बाजार से हाट जाते हैं और हाट से लौटते हैं, तब तक हमारी दुनिया में सब कुछ बदल चुका होता है। अद्भुत कविता है ये अरुण कमल की कविता। तो ऐसी ढेर सारी कविताएं आपको इन दोनों चीजों के खिलाफ, हमारे जमाने में जो सामाजिक हिंसा बढ़ी है
केरल का एक हिस्सा भी उससे पीड़ित है, आप उसको धीरे धीरे जान रहे हैं। उसके बारे में ढेर सारी कविताएं लोगों ने लिखी हैं। एक कविता का उल्लेख मैं कर चुका हूं, अरुण कमल की कविता का, और एक दूसरी कविता का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसका जो कविता है अरुण कमल के संकलन से, इसका शीर्षक है सुख। ये कविता मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि कविता बहुत दिलचस्प है और हम कितने तरह की हिंसा कर रहे हैं अपने जीवन में। मैं कोई अहिंसा का समर्थक नहीं हूं। जहां समाज में पहले से चली आती हुई सामाजिक हिंसा बहुत अधिक ताकतवर हो, वहां उसे रोकने के लिए कुछ सुनियोजित हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए मैं हिंसा का विरोधी नहीं हूं। मैं महात्मा गांधी या बुद्ध की तरह हिंसा के बारे में नहीं सोचता। पर हम जो हिंसा करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो किस तरह की हिंसा है? जो पति करता है पत्नी से, पत्नी करती है माँ करती है बच्चों से, बच्चे करते हैं अपने बूढ़ों से, स्कूल का टीचर करता है। ये हमारे चारों तरफ जो हिंसा के रूप में मौजूद है, हमारे सारे विकास में, हमारे आगे बढ़ने की कहानियों में हिंसा मौजूद है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अरुण कमल ने ये अपनी कविता में कहा है, जिसका शीर्षक है सुख। सुख हिंसा से होकर आता है, बिना हिंसा के कोई सुख हम नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है सीधे सीधे, पर ये है। तो मैं पूरी कविता पढ़ता हूं, इससे थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा और आपको भी मेरी बकबक से थोड़ा आराम मिलेगा। इस कविता में एक पुरानी कहानी है। पुराना गांव हिंदुस्तान का, जब तांत्रिक हुआ करते थे। तांत्रिक आप जानते हैं कि परवर्ती बौद्धों का एक हिस्सा है, जो तंत्र संप्रदाय उभरा। माने बुद्धिज्म, हीनयान, महायान, वैभाषिक, योगाचार, फिर वहां से होते हुए फिर तंत्र में आते हैं। तो तांत्रिक यानी एक खास एक तरह का एक बौद्ध परंपरा का एक व्यक्ति है तांत्रिक। तो हिंदुस्तान के, उत्तर भारत के जीवन में, हिंदी के जीवन में तांत्रिकों का कितना महत्व है, ये तो दक्षिण में भी है, लेकिन मैं क्यों कहूँ, आप ही कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो थे ना हमारे डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के मित्र, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, जो हाँ वो वही। तो एक तांत्रिक है, बूढ़ा तांत्रिक। लेकिन हमारी जो समझ है तांत्रिकों के बारे में इस कविता में उससे उलट है। एक बूढ़ा तांत्रिक शाम गिरने पर एक गांव में पहुंचता है और एक स्त्री उसे अपने घर बुलाती है और उससे बात करती है और उससे अपना भविष्य पूछती है, और पूछती है कि यदि भविष्य में कुछ गड़बड़ है तो वो गड़बड़ कहाँ है। और ये कन्वर्सेशन है, संवाद है तांत्रिक का, कैसे तांत्रिक की छवि बदलती है। ये कविता लिखी नहीं जा सकती कहीं और, ये बिहार में ही लिखी जा सकती है, क्योंकि बिहार में बौद्धों का इतना जबरदस्त प्रभाव है अभी भी उनके सामाजिक जीवन में। ये कविता राजेश जोशी नहीं लिख सकते, कुमार अंबुज नहीं लिख सकते थे, अरुण कमल ही लिख सकते थे। वास्तु शांति नहीं है देवी, देवी यानी स्त्री। आजकल एक नया फैलता है। मेरे बाबा ने जब अपना घर बनवाया था तो उन्होंने किसी किताब वाले को कंसल्ट नहीं किया था, वास्तु नहीं पूछा था, जहां बनाया बना लिया। मेरे परदादा ने भी ऐसा ही किया था, मेरे नाना ने ऐसा किया, मेरे परनाना ने भी ऐसा किया, उससे पहले वाले सब ऐसे करते थे। पर आजकल हर आदमी अपना घर बनाने से पहले वो पूछता है वास्तु वाले से, ठीक है ये आग्नेय कोण पर क्या होना चाहिए और ये ईशान में क्या। इतना ज्यादा हम कंजर्वेटिव हो गए हैं, लौट रहे हैं दुनिया की तरफ। यही एक तरह का पिछड़ापन समाज में बढ़ा है, इस तरह का पढ़े लिखे लोगों का पिछड़ापन, जो बहुत खतरनाक होता है। वास्तु शांति, घर में शांति। वास्तु शांति नहीं है देवी, जो भी रहेगा दुख भोगेगा। सुख होगा तो शांति नहीं, शांति तो सुख नहीं, कोई कार्य निर्विघ्न नहीं। इसमें भाग्य का दोष नहीं, न कोई दैवी विधान है, आधार भूमि का कोप है देवी। सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। जहां तुम्हारा शयन कक्ष है वहीं ठीक उसके नीचे याद करो कोई वृक्ष था जामुन का। नींव पड़ने के पहले छोटी गुठली वाले काले जामुनों का वृक्ष, वही वृक्ष तुम्हें हिला रहा है। ये घर बनाने से पहले तुमने उस पेड़ को काटा है, वो पेड़ तुम्हें सुख से नहीं रहने देगा।
वो तुम्हारे घर के, तुम्हारे शयन कक्ष को हिलाता रहेगा। वही वही वृक्ष तुम्हें हिला रहा है। एक पक्षी अभी भी ढूंढता है अपना नीड़, क्योंकि उसका घोंसला था उस पेड़ में। वो घूम रहा है सारे ब्रह्मांड में, लेकिन उसका घर नहीं। तुमने अपना घर बनाने के लिए उसका घर तोड़ा है। एक पक्षी अभी भी ढूंढता है वहीं अपना नीड़। वे चींटियां खोजती हैं अपना वाल्मीकि। चींटियां जो थी वहां, उनका घर था, तुमने उसे अपना घर बनाने के लिए तोड़ा। वे चींटियां अभी भी अपना घर ढूंढ रही हैं, वाल्मीकि ढूंढ रही हैं। इस ब्रह्मांड में सबका अधिकार है देवी। अद्भुत पंक्ति है ये वो पंक्ति है जो संसद में संविधान बनते समय डॉक्टर जयपाल मुंडा, जो मुंडा समाज के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भाग ले रहे थे, उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा यह धरती सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बनी है, सिर्फ मनुष्यों का ही अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है इस पर। और उनका अनुज लुगुन का जो पहला कविता संग्रह आने का है, उसकी पहली पंक्ति, पहले पेज पर जयपाल मुंडा का वो स्टेटमेंट कोट है। ये धरती सिर्फ मनुष्यों के रहने के लिए नहीं बनी है। यही बात कह रहे हैं अरुण कमल। इस ब्रह्मांड में सबका अधिकार है देवी, और उधर जो दीवार है बाईं ओर, उसके नीचे कुआं था। पति से पूछना, बहुत खूब बड़ा पुराना कुआं जिसका जल हल्का और मीठा था। तुमने उस कुएं को भी मारा, उसकी हत्या की तुमने एक पेड़ की हत्या की, तुमने एक नीड़ हटाया, तुमने चींटियों का घर तोड़ा, और तुमने एक कुएं की हत्या की। एक उद्गार था पृथ्वी का, तुमने उसे भी घोंट दिया। और जहां मुख्य द्वार है वहां से तिर्यक वाम दिशा में खोदो तो मिलेगा कंकाल। एक यात्री कभी टिका था यहां एक रात, उसके पास कुछ द्रव्य था, वह द्रव्य ही काल हुआ और वहीं गाड़ी गई लाश। इस वृद्ध तांत्रिक से अब कुछ और न पूछो देवी, कोई मंत्र कोई उपचार नहीं जानता, मुझे कुछ भी सिद्ध नहीं, लगता है बरसेंगे देव, रात यहीं रुक जाऊं देवी। ये जो हमारे जीवन में हिंसा है, जिसे हम सोचते भी नहीं, जिसके बारे में हमारा सारा सुख, हमारा सारा विकास, ये 2014 में एक महामहिम लौह पुरुष, महाबली, महानायक आए हैं ना, जो सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे विकास विकास विकास। क्या विकास? यही विकास जो कुओं की हत्या, नदियों, बावड़ियों, तालाबों की हत्या पर हो रहा है। यही जो पेड़ों को काटकर, वाल्मीकि को तोड़कर हो रहा है, और पृथ्वी से तमाम सब जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों को खंगाला जा रहा है बाहर, कि वे बाहर जाएं, सिर्फ मनुष्य यहां रहेंगे और विकास करके रहेंगे। आप जाइए पहाड़ों पर, पूर्वोत्तर में आप जाइए, शिलोंग जाइए, मेघालय आप जाइए, पहाड़ों की क्या हालत है आप देखिए। ये छत्तीसगढ़ में जो हारे हैं, ये छत्तीसगढ़ की हार की कहानी उसी से शुरू होती है, बिहार से, विकास से। ये जो विकास कर रहे हैं हम, जिसमें सब कुछ हमारा तहस नहस होने को है, ये सुख जो तुम चाहते हो, इसलिए हमारी कविता, हमारे कवि, समकालीन कवि इस विकास के विरुद्ध हैं, इस सुख के विरुद्ध हैं। आज हम में से हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा अमेरिका में रहे, अमेरिका हमारा सपना है। और आप जानते हैं, एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट ने, पर्यावरण विज्ञानी ने कहा है कि यह पूरी की पूरी धरती में जितना प्राकृतिक संसाधन है, वो सिर्फ 4 अमेरिका बना सकता है। प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों का, पानी का, बिजली का और तमाम चीजों का, इतना आप दे देंगे तो बस उससे 4 गुना आबादी को आप दे सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के पास आपको देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, न जल होगा, न नदियां, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। ये जो विकास है, ये जो सुख आप ढूंढ रहे हैं पेड़ों की और नदियों और तालाबों की हत्या पर, ये यही होने वाला है कि कोई भी घर में सुख नहीं होगा। सुख होगा तो शांति नहीं होगी, हर घर हिलता हुआ होगा। तो एक पुरानी कहानी के माध्यम से अरुण कमल ने अंततः ये बात कही है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन के, फांसीवाद के और ये जो सामाजिक हिंसा जो सुख, तथाकथित विकास के और सुख के नाम पर बढ़ी है,
इसके विरुद्ध हमारे कवि लगभग एक मत हैं। संसद में कोई प्रस्ताव पास हो, पर कवियों की संसद में 99 से भी ज्यादा कवि इस बात पर एक मत हैं कि ये सही रास्ता नहीं है मनुष्य के लिए। तो जैसे कि वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट है, कवियों की समकालीन हमारे जमाने के कवियों की आवाज एक विरोध की आवाज है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, उनके भी खिलाफ है, लेकिन वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे उस सोच के विरुद्ध है, हमारे उस सोच के खिलाफ है, जिस सोच से ये हिंसा, जिससे ये विकास, जिससे ये सुख पैदा होता है, जो सुख नहीं है अंततः। तो कुल मिलाकर हमारी कविता ने एक बड़ा घेरा, एक बड़ा वैचारिक वितान बनाया है अपनी कविता के भीतर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस कविता में सुनाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि मैं बहुत बोल चुका हूं और एक वक्ता को एक सीमा से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। 2-3 बातें बस इशारे में कहता हूँ कि इस कविता की एक और बड़ी विशेषता ये है कि जो ऐसी आबादियां थीं जो अब तक कविता में नहीं आई थीं, स्त्रियों की आवाज। आप पूरी 1950 तक आप गणना कर लीजिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में मिलने वाली कुल कवित्रियों की, यानी औरतें जो कविता लिख रही थी, चाहे वो गोदा हो, आंडाल, अक्का महादेवी, मीरा, ललद्य, लल्लेश्वरी, सबकी गणना कर लीजिए 1950 तक। और फिर आप गणना कीजिए 1990 से 2000 की, सिर्फ 10 साल। आप पाएंगे कि 3000 साल में जितनी औरतों ने कविताएं नहीं लिखी, उससे कई गुना कविताएं, उससे कई गुना औरतें सिर्फ 10 साल में एक्टिव आपको दिखाई देंगी। 1999 से 2000 के बीच में आपको दिखाई देंगी। ये इतनी आवाज औरत की कविता में कैसे आ गई है, कहां से आई है, अब क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई थी, ये सब विचार का विषय है। लेकिन स्त्री का जीवन, स्त्री की आवाज, स्त्री के शोषण और वे तमाम अनुभव जिन्हें स्त्री ही कह सकती है, पुरुष नहीं कह सकता, वो सब तमाम तरह के अनुभव अब हमारी कविता में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो दिखने में पुरुष हैं, माने हैं पुरुष, लेकिन उन्होंने स्त्रियों पर बहुत जबरदस्त कविताएं लिखी हैं। पहला नाम तो मैं चंद्रकांत देवताले का लूंगा। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उनकी एक कविता है नहाते में रोती हुई औरत। वो नहाते हुए रोती है ताकि उसके रोने की आवाज घर में किसी को सुनाई न दे। अद्भुत कविता है। इस तरह की बहुत सारी, बाई दर्द ले, इस तरह की कविताएं। उनकी एक कविता है औरत, अद्भुत कविता है। वे पवन करण का पूरा संग्रह है, स्त्री मेरे भीतर। वो तो चंद्रकांत देवताले, पवन करण और ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में बहुत अधिक स्त्री उपस्थिति है, स्त्रियों के बारे में। अब आलोक धनवा की वो कविता आपको याद ही होगी, ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां, ये सब उसी श्रृंखला में कवि हैं। रैली में स्त्रियां, हमारी पत्नियां, बेटी, वृंदावन की विधवाएं, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, ये तमाम ऐसी कविताएं हैं। 7 भाइयों की एक बहन चंपा, हंडा, पहली रुलाई तक का सफर। यानी एक औरत गर्भवती होती है और फिर वो माँ बनती है। ये जो 9 महीने का समय है, इस 9 महीने में जो, इसलिए कविता का शीर्षक है पहली रुलाई तक का सफर। वो एक डायरी है, एक तरह की मातृत्व की डायरी। नीलेश रघुवंशी की कविता श्रृंखला है, बहुत जबरदस्त। और एक संथाली कवियत्री निर्मला पुतुल की कविता मुझे मत ब्याहना बाबा। तो दलित इतनी ही बड़ी मात्रा में, स्त्रियां, आदिवासी, मुसलमान और तमाम ऐसी आबादियों के लोग जो पहले नहीं थे, वो सब कविता में आ रहे हैं। तो एक तरफ हमारे राजनीति में डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है, डेमोक्रेसी सीमित हो रही है, सिकुड़ रही है, और दूसरी तरफ भाषा में, कविता में लोकतंत्र बढ़ रहा है। अब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी क्या है? पार्टिसिपेशन, सहभागिता ही लोकतंत्र है, चयन का अधिकार ही लोकतंत्र है। चुनने के लिए जितने अधिक विकल्प होंगे वही उसका लोकतांत्रिक होना है। तो इस तरह से ये कविता आगे